इतिहास उठाइए, कांग्रेस पहली इतिहास में वो पार्टी है। देखिए, अलका लांबा ने अपने 30 साल से अधिक के राजनीतिक सफर में कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया। मोती नगर से मेरे सोनिया जी ने मुझे कहा, अलका तुम्हें लड़ना है। सीखने को राजनीति के बहुत आगे तक जाना है, बहुत कुछ सीखने को इस चुनाव से मिलेगा। अरविंद केजरीवाल राजनीति में क्या है? पर फूका कारतूस है, खत्म। पूरी दिल्ली ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर विश्वास रख रही है, तो मुझे अब दिल्ली के साथ उधर जाकर इन आरोपों की जांच हो ये देखना है। लेकिन वो जांच होती है और वो जांच में क्लीन चिट शीला दीक्षित जी को मिलती है। राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव आ रहा है और मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं कहा भाड़ में गई विधायकी, पर राजीव गांधी जी के भारत रत्न के प्रस्ताव पर मैं खड़ी नहीं हूँ। पार्टी के अंदर आकर भी लड़ी कि आपने इनके साथ लोकसभा में कैसे गठबंधन किया। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर पे खास कार्यक्रम अनफिल्टर्ड अड्डा यानी कि पॉडकास्ट। खास मेहमान है अलका लांबा। इनके बारे में मैं कुछ बताऊं, बेहतर है कि इनसे ही पूछें, क्योंकि अलका के बारे में सबको पता है और अलका के बारे में मैं जानता हूं सन 1988 से। लेकिन अलका बोलेंगी तो अच्छा लगेगा। मारा मारी है, इलेक्शन है, बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में अलका लांबा सब चाहते हैं और सब जो है अपना अपना हारमोनियम भी बजाते हैं। पॉलिटिक्स कहते हैं कि ठीक लोगों के लिए नहीं है, इसमें साम दाम दंड भेद। मैं उस लड़की को जानना चाहता हूं जो दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, बिल्कुल, और फिर वो अलका लांबा बनी, डूसू की प्रेसिडेंट बनी। ठीक, सितंबर थी 94 या 95 जब डूसू के इलेक्शन हो रहे थे 95, और आप हाँ जी पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपके ही नाम का रुक्का बजा हुआ था। एक एनकाउंटर होता है ब्रजमोहन त्यागी का राजा गार्डन चौक पे, डे लाइट। वो एनकाउंटर करते हैं दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर एलन राव, लक्ष्मी नारायण राव, जो बाद में डीसीपी स्पेशल सेल से रिटायर होते हैं। वो साहब भी जो थे वो डीसी के चक्कर काट रहे थे आसपास उस इलेक्शन में ड्यू के, और उसी में आपने फतेह हासिल की। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं जानना ये चाहूंगा कि अलका लांबा बनी कैसे। मैं उस बच्ची को जानना चाहता हूं, दिल्ली में जन्म लेने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी। कहते हैं कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे तो कुछ नहीं बन सकते, लेकिन अलका ने तो झंडे गाड़ दिए। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। मैं दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, और मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में डिफेंस में सिविल इंजीनियर थे। तो कोई बहुत बड़े पूंजीपति की तो बेटी थी नहीं, सरकारी नौकरी कर रहे थे और उसी में सरकारी स्कूल में मेरी शिक्षा और पढ़ाई रही। अब आप बात करेंगे कि ये अलका लांबा कैसे बनी। मेरी माँ की पैदाइश झांसी की है, वो वहाँ पैदा हुई झांसी में, और हमारा बचपन पूरा ट्रेन का सफर चंबल की घाटियों से होते हुए झांसी पहुंचना, और हर बार गर्मी की वो छुट्टियां, नानी का घर, झांसी की रानी की कहानियां, उनकी वीरता की, और वो किला, वो हमेशा जो है माँ सुनाती रही और वहीं से हिम्मत और एक ताकत मिलती रही। सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान की राजनीति में आऊंगी, कभी ये सब करूंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1984 में जब उनका देहांत हुआ, मैं 9 साल की थी, तो एक उनका वाक्य हमेशा मेरे याद में रहता है। जब मैं बच्ची थी, 9 साल की थी, फ्रॉक पहन के जमीन पे बैठी थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और अंतरिक्ष पे राकेश शर्मा से, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बात कर रही थी। तो राकेश शर्मा से जब उन्होंने पूछा, ये मेरे दिमाग में आज तक यादें इतने सालों के बाद भी ताजा हैं, उन्होंने कहा राकेश शर्मा जी से इंदिरा गांधी जी ने कि हिंदुस्तान कैसे दिखता है, तो उनका शब्द था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत दिखता है। तो मुझे लगा या तो राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूना है, पिताजी डिफेंस में है, एयरफोर्स पायलट बनना है और ऊंची उड़ान बननी है, और दूसरी तरफ था इंदिरा गांधी जी एक महिला के तौर पर मुझे लगा बहुत हिम्मत वाली महिला है, और उनकी कहानी बिल्कुल बताई पिताजी ने खुद की 1972 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, किस तरीके से इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को आज़ाद किया। 90 साल की सेना पाकिस्तान की जो है देश के, भारत के सामने घुटुमती। तो वो साहस था कि ये बनना है या ये बनना है। तो फिजिक्स लिया और आगे पढ़ाई साइंस में, विज्ञान में जारी रही, और पिताजी के साथ कैंट में आना जाना रहा। लेकिन मुझे लग रहा है मेरे भाग्य में राजनीति में जाना लिखा था, जो मेरे परिवार खानदान में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कोई रहा नहीं। तो मुझे लगा कि मैं चाहती तो थी कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इंदिरा जी की तरफ, राकेश शर्मा जी के रास्ते नहीं, इंदिरा जी के रास्ते पर ले जा रहा है, जो मेरी बचपन की यादें थी। और फिर उसके बाद 19 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव आता है, एनएसवी से मुझे ऑफर आता है, क्योंकि मैं राजीव गांधी जी की बात करती रही। क्योंकि जब मैं 1990
3 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में आई, तो उसी समय 1991 में राजीव गांधी जी, जो बिल्कुल 21वीं सदी के युवाओं की बात करते थे और देश के 21 साल के हमारे जो युवाओं को चुनाव लड़ने के अधिकार की बात करके देकर गए, जिन्होंने कहा कि नहीं 18 साल के युवाओं को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और महिला आरक्षण देकर गए पंचायतों में। तो राजीव जी के बाद मुझे लगा यही एक पार्टी है जो देश के बारे में बात कर रही है। तो मैं एनएसयू से चुनाव लड़ी और मुझे नहीं मालूम था, सबने मेहनत किया और मैं जीत गई और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की 19 साल में अपने परिवार से पूरा इतिहास में पहली आज तक की इकलौती जो है वो हूँ जो राजनीति में हूँ। और आज मुझे 30 साल से अधिक हो गया, 1995 अगर अध्यक्ष बनी, 2026 में 31-32 साल मुझे हो रहे हैं। ये 30-32 साल कैसे बीते मालूम नहीं है, लेकिन संघर्ष भरे रहे, बहुत से चुनाव उसके बाद भी 4 विधानसभा लड़े। आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उससे पहले एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, 4 फ्रंटल में 2 की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ रही, वर्किंग कमेटी में हूँ और अपना संघर्ष पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान हाँ राजनीति और पढ़ाई दोनों की कुछ यादगार चीजें जो अलका लांबा अपनी अंतिम सांस तक याद रखेंगी। यादें बहुत नहीं होती हैं, यादें चुनिंदा होती हैं। नहीं, राजनीति की यादें आपको मैंने बता दी कि 9 साल की उम्र में वो जो इंदिरा जी और राकेश शर्मा जी की बात हो, राजीव जी का इस तरीके से हमारे बीच से चले जाना हो, और उसके बाद सोनिया गांधी जी के साथ जब 1998 में कलकत्ता महाअधिवेशन में सोनिया गांधी जी आई और उस समय मैं एनएसयू की अध्यक्ष थी, मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी, तो मेरी वो मुलाकातें और उसके बाद सोनिया गांधी जी के साथ 2 दशक का जब वो अध्यक्ष रही, किस तरीके से अटल जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी के साथ सोनिया गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सड़कों पर आंदोलन कर रही थी, बहुत हिम्मत और ताकत मिलती थी कि उस महिला को बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो ये यादें हैं कि उस महिला से, सोनिया गांधी जी से मुझे इन 2 दशकों में बहुत ताकत और हिम्मत मिली। जिस महिला को बहुत कुछ कहा जा रहा है, बिल्कुल हर वक्त देश की राजनीति में विपक्ष के तौर पे वो निशाने पे हैं, बिल्कुल उसके राइट हैंड अलका लांबा हैं। ऐसा क्या, कांग्रेस में फीमेल्स तो महिलाएं बहुत हैं, जेंटल लेडी बहुत हैं, अलका लांबा ने ऐसा क्या एक डिफरेंट था जो आज भी स्तंभ की तरह, ये बहुत कम उम्र है आपसे। नहीं, देखिए सोनिया जी ने बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाया। अगर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट को आप देखेंगे या आज भी देखेंगे, महिलाओं को राज्यसभा हो या कुछ भी हो, सोनिया जी तब भी और अब भी हमेशा महिलाओं को उन्होंने बहुत ज्यादा जो है आगे बढ़ने में, पार्टी में, संगठन में, चुनावों में बहुत मदद किया। मुझे याद है 2003 का अगर आप चुनाव कहेंगे, 2003 में मदन लाल खुराना जी के सामने दिल्ली के वो मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश का भाजपा के अध्यक्ष थे, मोती नगर से मेरे सोनिया जी ने मुझे कहा अलका तुम्हें लड़ना है। मैंने कहा वो बहुत बड़े नेता है, उन्होंने कहा परिणाम की चिंता मत करो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को, राजनीति के बहुत आगे तक जाना है, बहुत कुछ सीखने को इस चुनाव से मिलेगा। और मैं मदन लाल खुराना जी के सामने अपनी जिंदगी का पहला विधानसभा का चुनाव लड़ती हूँ, तब मेरी उम्र शायद 26-27 साल थी और मैं वो चुनाव हारी। और लेकिन मैं जब सोनिया गांधी जी को मिली, अब वो वाकई याद करिएगा, मैं 10 जनपद गई, परिणाम आए और मैंने सोनिया जी को कहा मैं माफी चाहूंगी मैडम, मैं ये चुनाव हार गई। उन्होंने मुझे गले लगाया, शीला दीक्षित जी खड़ी थी एक तरफ मोहसिना किदवई जी खड़ी थी और सोनिया जी की तस्वीर आज भी मेरे पास है। उन्होंने कहा किसने कहा तुम हार गई, हम जीत गए ये चुनाव। कांग्रेस ने आपको जहां जहां बड़े दिग्गजों के साथ उतारा है, छोटी मोटी हस्ती के सामने आपको कभी नहीं उतारा है। ये कांग्रेस के पास आप तुरुप का पत्ता थी या फिर कांग्रेस ने अलका लांबा को जुझारू देख के कि इसको खड़ा करो, हारेगी तो दुख नहीं होगा इसको और जीतेगी तो ये घमंड में नहीं आएगी, इसलिए आपको हमेशा कद्दावर नेताओं के साथ खड़ा किया गया, भले ही हार गए आप दिल्ली की राजनीति। देखिए उस समय हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी शिकायतें रही कि क्यों पार्टी मेरे साथ ऐसा कर रही है, लेकिन आज मुझे समझ आता है कि सोनिया गांधी जी ने मेरे नहीं, बहुत सी महिलाओं को तपती आग अंगारों में से इसलिए निकाला क्योंकि उन्हें मालूम था आगे की जो राजनीति है वो आसान नहीं है महिलाओं के लिए, और हम अगर पार कर गई उन अंगारों को तो हम दूसरी महिलाओं के लिए भी दरवाजे और रास्ते खोल पाएंगी। हम चाहे उस समय थोड़ा सा नाराज हो, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको माँ पकड़ कर रखती है और वो बच्चा रोता है, चिल्लाता है छोड़ दो, लेकिन बाद में उसको समझ आता है कि मेरी माँ मेरे को इसलिए पकड़ रही थी कि आगे कांच था, मैं कांच में जाता, मेरा पाँव घायल होता, खून लहूलुहान हो जाता, तो मेरी माँ तो मुझे बचा रही थी। तो इसी तरह सोनिया गांधी जी ने हमें पूरा लोहे की तरह तपाया और आज मुझे लगता है जो भी चीज आती है वो बड़ी छोटी सी लगती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। आज महिला आरक्षण कानून को ही आप देखिए, 2 दशकों से हम लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और आज भी आप देख लीजिए। आपको आपकी मोटिवेटर हैं मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी आज भी हमारे बीच हैं जो आपकी मोटिवेटर हैं। बिल्कुल 3 कांग्रेस के धुरंधर पिलर, ठीक है, जो आपके साथ हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अलका लांबा, आप आम आदमी पार्टी में 2015 में जाने से पहले तक
20 साल लगातार कांग्रेस में रही, हम्म, इज्जत के साथ रही, हम्म, धुआंधार पारी खेली, उसके बाद आम हम्म, आदमी पार्टी में जाने का हम्म, आपको क्यों ऐसा करना पड़ा हम्म, कि अब हमें बदलना चाहिए? हम्म, विचारों का मतभेद, हम्म, या आप नौसिखिया तो नहीं थी कांग्रेस के लिए, आपने सब कुछ देखा था? तो मैं जानना ये चाह रहा था कि 20 साल कांग्रेस में रहने के बाद टॉप जो लीड लाइन के लीडर थे उनके साथ फिर आम आदमी पार्टी में क्यों जाना पड़ गया अलका लांबा को? ये सिर्फ एक लम्हे का गुस्से में कुछ था या? देखिए, अलका लांबा ने अपने 30 साल से अधिक के राजनीतिक सफर में कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया। कांग्रेस के सामने भाजपा खड़ी थी, चाहती तो मैं भाजपा में भी जा सकती थी, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी में नहीं गई, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, उससे पहले अन्ना आंदोलन रामलीला मैदान में हो रहा था। मैं उस आंदोलन में जाकर सिर्फ सुनने जाती थी कि ये आंदोलन है क्या। पता लग रहा था कि वो आरोप लगा रहे थे सरकार दिल्ली कांग्रेस की और देश की जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी पे, सबूत है हमारे पास, भ्रष्टाचार हुआ। और मैं ये मानती थी कि अगर लोकतंत्र में कोई सबूत खात से दिखा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। वो तब भी मैं चाहती थी, आज भी मैं चाहती हूँ कि अगर आज की सरकार या कल मुझ पे भी कोई सबूत दे रहा है और जांच की मांग कर रहा है, इस लोकतंत्र में ये होना चाहिए। लेकिन जब मैं आम आदमी पार्टी के आंदोलन से पार्टी में चली गई, 13 का चुनाव उन्होंने मुझे कहा लड़ने को, मैं नहीं लड़ी उनका 13 का चुनाव। मैं 15 बिल्कुल नहीं लड़ी, मैं 12 में आंदोलन में गई। 13 का पहला चुनाव उन्होंने मुझे कहा, मैं नहीं लड़ी क्योंकि मैं चुनाव लड़ने नहीं आई थी, मैं पार्टी में नहीं आई थी, मैं आंदोलन से जुड़ी थी और मैं बाहर से उसे देखना चाह रही थी। लेकिन 15 में जब मैं सरकार में, मुझे लगा कि पूरी दिल्ली जा रही है, पूरी दिल्ली ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर विश्वास रख रही है, तो मुझे अब दिल्ली के साथ उधर जाकर इन आरोपों की जांच हो ये देखना है। लेकिन वो जांच होती है और वो जांच में क्लीन चिट शीला दीक्षित जी को मिलती है। मुझे पता लगा कि भाजपा के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान का पूरा आरएसएस के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन को खड़ा किया गया था, उसके पीछे आरएसएस थी। ये 5 साल में आम आदमी पार्टी की विधायक थी, केजरीवाल के साथ उठना बैठना था, कहां से किसको फोन आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये सब चीजें खुलकर आ गई थी। और वो समझौते पर समझौता कर रहे थे। और मैं अकेली नहीं हूं, 50 लोगों ने, फाउंडर आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर ने उस पार्टी को गुड बाय कहा और मैं भी अपनी पार्टी में वापस लौट कर आई। संघर्ष को जो जीरो से शुरू किया, क्योंकि विधायक सांसद दिल्ली में पार्टी सरकार कुछ नहीं था कांग्रेस का। लेकिन मैंने कहा नहीं, भाजपा में नहीं जाऊंगी। अमित शाह जी से भाजपा आरएसएस के लोग, 2019 की बात है जब मैं विधायक थी, उन्हें पता था कि केजरीवाल के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ खड़ी हो गई है, वहां से भी ऑफर आया। मैं कहा नहीं, मैं आपकी विचारधारा से लड़ रही हूँ, लड़ती रहूंगी, राजनीति छोड़ दूंगी, लेकिन भाजपा में नहीं आऊंगी। फिर सोनिया गांधी जी, अहमद पटेल जी जिंदा थे उस समय। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, दिल्ली विधानसभा में मौका, एक अवसर ऐसा हुआ कि दिल्ली विधानसभा चल रही है और उसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आज एक प्रस्ताव आएगा। हम भी सोच रहे थे, मैं विधायक हूँ, मेरी सरकार, मेरी पार्टी क्या प्रस्ताव ला रही है, उसमें राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापसी का प्रस्ताव आ रहा है और मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। ऐसी कि ये हिम्मत, ये सोच कभी भाजपा के राज्यों के मुख्यमंत्री में नहीं आई। ये तो संघ आरएसएस से, बीजेपी से एक कदम आगे बढ़कर निकल रहे हैं। सीधा शहीद, भारत रत्न, देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री, आज भी 430 सीटों का इतिहास उनके नाम है, पंचायती राज में महिलाओं को अधिकार देना, वोटर 18 का वोट, ये सब चीजें उनका भारत रत्न। मैंने अरविंद केजरीवाल को तब भी कहा, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मांग रहे हैं, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़ी होंगी। उन्होंने कहा विप जारी है, आप नहीं करेंगे, आपकी सदस्यता चली जाएगी। मैं कहा भाड़ में गई विधायकी, पर राजीव गांधी जी के भारत रत्न के प्रस्ताव पर मैं खड़ी नहीं हूं। और एंटी वो जो है डिफेक्शन लॉ लागू होता है कि 3 विप जारी था, मैं पार्टी की विधायक थी और मेरी सदस्यता गई। अलका लांबा बहुत बड़ी बात ऑन कैमरा कह रही है, और मैं भी कोई एक नया जर्नलिस्ट नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल 37 साल जर्नलिज्म को हो गए जी, बहुत बड़ी बात, दलाली वाली जर्नलिज्म नहीं की है। ना, बहुत अच्छा। मैं ये जानना चाहता अलका कि जब 20 साल पकड़ी हुई कांग्रेस को छोड़ के आए, आसान नहीं होता है। बिल्कुल नहीं था। एक जानवर भी किसी जगह खूंटे से बंधा होता है ना, तो शाम को वहीं आता है ढूंढता हुआ। आगे वहीं आई हूँ। 5 साल का आपसे कह सकते एक डेपुटेशन था, है ना, वहां गई, लेकिन सच्चाई बेनकाब हुई। पार्टी के अंदर आकर भी लड़ी कि आपने इनके साथ लोकसभा में कैसे गठबंधन किया, लड़ी मैं को। मतलब अलका लांबा को 20 साल में जो कांग्रेस नहीं सिखा पाई थी, वो 5 साल में आम आदमी पार्टी ने सिखा दिया और बता दिया कि नहीं ये बेहतर क्यों। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं सिखाया। आम आदमी पार्टी ने
दिल्ली के साथ धोखा किया, अपने आंदोलन के साथियों के साथ धोखा किया, पार्टी के फाउंडर मेंबर प्रशांत भूषण, शशि भूषण, पहला 1 करोड़ रुपया देने वाले शशि भूषण दुनिया में नहीं है, उनके बेटे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, आशीष खेतान, कुमार विश्वास, कितने नाम आपको, इतने नाम तो आप भूल भी गए होंगे, है ना, जो फाउंडर मेंबर थे, जो आंदोलन में लाठियां खाकर लेकर आ रहे थे। आज एक एक करके देखिए क्या हाल हो गया इस पार्टी का। दिल्ली से ही हार गए। शीला जी को तो एक साजिश का शिकार होना पड़ा, और लेकिन अरविंद केजरीवाल, कुमार सिसोदिया और सत्येंद्र जैन खुद का चुनाव हार गए, दिल्ली से बाहर हो गए। शीला जी तो 15 साल राज की है। राजनीति घटिया है, राजनीति में लोग घटिया हैं। नहीं, राजनीति घटिया नहीं है, और राजनीति में मैं कहूंगी सब भी घटिया नहीं है, सब भी अच्छे नहीं है, राजनीति बुरी भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, लेकिन हर चीज को आपको अपने हिसाब से जो है आगे अरविंद बढ़ते रहना। केजरीवाल राजनीति में क्या है? अरविंद केजरीवाल राजनीति में भाजपा आरएसएस के एक मोहरे थे। एक्सपेरिमेंट प्रयोग दिल्ली में हुआ, उनको लगा कामयाब हो गए, दूसरे राज्यों में कामयाब करने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, पर फूका कारतूस है, खत्म है। अब अगर अरविंद केजरीवाल आपको सांसदीय एमपी का टिकट देते हैं, जो कि अभी तक कांग्रेस ने शायद आपको ऑफर नहीं किया है एमपी के लिए, तो क्या चली जाएंगे? अब आपको नेक्स्ट कोई भी पार्टी, बीजेपी, मैं विधायकी छोड़कर आई हूं। मैं आम आदमी पार्टी की सत्ता थी, मैं वहां सत्ता की विधायक थी, और मैं विधायकी छोड़कर, ठुकरा कर आई हूं। तो सत्ता का लालच नहीं है। विधायक, सांसद मेरे लिए, मुझे लगता है एक विचारधारा के साथ जुड़कर उसको आगे ले जाना, लोगों की लड़ाई, लोकतंत्र में लड़ना जरूरी है। मैं यही सवाल कर रहा हाँ था जी, कि आपके लिए राजनीति ज्यादा है या विचारधारा? ठीक है, आप कांग्रेस से जब आम आदमी पार्टी में गई, विचारधारा चेंज हुई थी, तब गई, फिर विचारधारा नहीं चेंज हुई। आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन था उसमें कोई संघियों की तस्वीरें नहीं थी। वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को दिखाया जाता था, हाँ, भगत सिंह को, अंबेडकर को दिखाया जाता था, जो कांग्रेस के हमारी आदर्श रहे हैं। और वहीं अन्ना हजारे के सर पर एक टोपी थी, तो कहा जा रहा था आजादी के बाद का दूसरा गांधी बता रहे थे, है ना, तो उसको भी दूध में से दूसरे गांधी नहीं, ये तो साबित किया जा रहा, परसेप्शन बनाया जा रहा था कि केजरीवाल ही सब कुछ है, अन्ना है, आंदोलन है, तो कांग्रेस का पूरा वोट शिफ्ट कराने में आरएसएस इनकी मदद कर रहा पूरी था। कांग्रेस पार्टी को देश से सेंट्रल में जो नेतृत्व था भारत में, वो साफ कर दिया था अन्ना आंदोलन ने। ये तो सामने है ना, बीजेपी आई, कांग्रेस, ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आई सारी। नहीं, मैं सहमत हूं, चक्रव्यूह रचा गया, उस चक्रव्यूह में हम आए और उसमें जनता भी गुमराह हुई, और आज जनता वापस आ रही है धीरे धीरे। देखिए कहाँ है, केजरीवाल का सफाया होगा, खुद का चुनाव हार कर वापस चले गए, इधर उधर भटक रहे हैं, पंजाब में भविष्य देख रहे हैं। मोदी जी को आज तीसरी बार बहुमत नहीं मिला, अब बैसाखियों पर सरकार चल रही है। सो लोग अब भ्रम से बाहर आ रहे हैं, धोखे से बाहर आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं। अलका लांबा के मुताबिक अन्ना आंदोलन आरएसएस और बीजेपी का कैप्चर किया हुआ था, और मोहरा थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया एंड कंपनी। ठीक है, बिल्कुल। ये आप किस आधार पे कह सकते हैं? क्योंकि आपको तो खुद ही उसमें पार्टी के अंदर फैसले ऐसे हो रहे थे ना। अब आप मुझे बताओ, भारत, राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस हो, ये कोई भाजपा के खिलाफ थे? ये भ्रष्टाचार की लड़ाई थी? ये कोई लोगों के मुद्दे थे? आप मुद्दों से भटके कोरी राजनीति करने लग गए। तो वो राजनीति जो भाजपा आरएसएस की सोच है कि राजीव गांधी जी को गाली दो, इंदिरा गांधी जी को गाली दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पे आ जाओ, ये काम अरविंद केजरीवाल को मोहरा बनाकर भाजपा जो खुद नहीं कर पा रही थी, उनसे विधानसभा में प्रस्ताव लाकर करवा रही थी। अलका लांबा जैसी फायर ब्रांड कांग्रेसी लीडर को, यंग लीडर को, कब बीजेपी ने ऑफर किया कि आप हमारे 19 की बात है, जब 19 में राजीव जी के भारत रत्न को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव लाए, मैंने उसका विरोध किया, और मेरे पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर को लिखा मेरी सदस्यता जानी चाहिए, और मैं भी फिर खुलकर सामने आ गई थी। और जो भी लोग छोड़कर गए, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, कुमार विश्वास, आशुतोष, आशीष खेतान, गांधी जी के पोते चुनाव लड़े थे, बहुत से लोग। सो मुझे ये था कि बस अब ये साबित हो गया है। आज कपिल मिश्रा जो इनके थे, आज उनकी पार्टी में हैं, आज कैलाश गहलोत जो इनके मंत्री थे वहां हैं, आज वो तो सबको समझ आ गई ये सिर्फ एक मोहरा है और कुछ नहीं है भाजपा आरएसएस का। एक लीडर अलका लांबा कैसी हैं, और एक इंसान, एक स्त्री अलका लांबा कैसी है? मैं आपसे 2 सवाल कर रहा हूं, और करने का बनता भी है ये। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति ने, उतार चढ़ाव ने मुझे बहुत मजबूत किया है, और ये ही मुझे एक चीज़ एक है जो मदद कर रही है कि आज मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 6 लाख से अधिक मेरी ऑनलाइन रजिस्टर्ड मेंबर हैं। मैं उस सब का लाभ उठा पा रही हूँ कि उन महिलाओं को, अगर मैं 18 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी, तो आज 18 साल की बच्ची को राजनीति में अगर आना है और किन चीज़ों का से गुजरना पड़ता है क्या, वो मैं अनुभव कर चुकी हूँ, तो मैं उनको तैयार करती हूँ। 20 साल की बच्ची, लड़की को आना है,
30 साल की, 40 साल की, 50 साल की महिलाएं आरक्षण के बाद जो आने का सोच रही हैं, क्या उनके सामने रोड़े, आपत्तियां, किस तरह के बातें सुननी पड़ती है कि पुरुष समाज है, देश है, समाज है, सोच है, वो आपके रोड़े क्या अटकाती है? वो सब चीजों में मुझे लगता है कि मैं एक मजबूत महिला अपने आप को भारतीय देखती जनता हूँ। पार्टी कहती है कि राहुल गांधी जैसा विपक्ष का नेता हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक सत्ता पक्ष मजबूत रहेगा देश देखिए, में। नहीं, भाजपा की सत्ता और ये रोटियां जो हैं, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आज पाकिस्तान नक्शे से उड़ा दीजिए, भाजपा उड़ जाएगी। वो हर चुनाव में, असम का पूरा चुनाव पाकिस्तान के नाम पर लोगों को डराकर, हिंदू और मुस्लिम के, आज मोदी जी कह रहे थे कि ये मांस खाते हैं, वीडियो बनाते हैं चढ़ाने के लिए। आज अनुराग ठाकुर बंगाल में मंगलवार को तिलक लगाकर, भगवा पहनकर जो है वो मांस खा रहे हैं, है ना। सो हमास मछली जो भी खा रहे हैं, है ना। तो आप ये अब देखिए कि ये सब चीजों से भाजपा जो है वो आज जिंदा है। ये चीजें धीरे धीरे खत्म होंगी और राहुल गांधी जी से ये जितना मर्जी कह दें कि इनका सत्ता बची रहेगी, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम ना की होती तो तीसरी बार बहुमत मिल रहा था मोदी जी को। आज उनको बहुमत से दूर ले जाने का काम, बैसाखियों पर लाने का काम नेता विपक्ष लोकसभा में पद बांधने वाले श्री राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का तो खैर बहुत परिपक्व महिला है, कोई सवाल मैं भी नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन राहुल गांधी को कहते हैं कि कुछ 10-20 लोगों के बीच में फंस गए हैं। जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, आउट किए गए, जो भी परिस्थितियां रही, उस पर मंथन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर तरीके के लोग हैं। राहुल गांधी के वाकई में 10-20-50 लोगों के बीच में रह गए हैं, उनमें एक आप भी हैं, करीबी नियरेस्ट डियरेस्ट। नहीं, मुझे नहीं लगता जो आदमी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके जमीन सड़कों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में और आम जनता के बीच में, जवान किसान हर एक के बीच से वो गुजरे, मजदूर के बीच से महिलाओं को वो मिले, मुझे नहीं लगता वो आदमी को 4-5 लोग घेर सकते हैं। इतने मेहनती आदमी को, इतने लेबोरियस इंसान को भी, इतने यंग लीडर को भी, इतने मजबूत विपक्षी लीडर को भी पप्पू कह देते हैं। नहीं, वो तो उनकी बौखलाहट है कि वो आदमी डर ही नहीं रहा है, इनकी ईडी से नहीं डर रहा। 55 घंटे ईडी ने राहुल गांधी जी को बुलाकर सवाल जवाब कर लिए, कुछ निकाल नहीं पाए, डरा ही नहीं पाए, वरना ईडी से कितने नेता डर कर भाजपा में शामिल हो गए, क्लीन चिट मिल गई, भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर आज सभी केंद्रीय मंत्री बनकर मुंह बंद कर कर बैठे हुए, कितने नाम मैं गिना सकती हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ आज हम इसलिए खड़े हैं कि वो आदमी अपनी विचारधारा से, जो गांधी की, अंबेडकर की विचारधारा, उससे समझौता नहीं कर रहा, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, डरते नहीं हैं। कहा गया कि आपकी एसपीजी सुरक्षा ली जाती है, उस आदमी की एसपीजी सुरक्षा आप छीन रहे हैं जिनकी सबसे पहले दादी को 40 गोलियों से छन्नी किया गया। आप उस राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा लेते हैं जिनके पिताजी के मानव बम से टुकड़े कर दिए गए। आज उस आदमी की एसपीजी सुरक्षा आप खींचते हैं और वो डरता नहीं है और वो अपनी यात्रा को आगे रखता है। आप उस आदमी का वायनाड से सदस्यता रद्द करने पर आ जाते हैं और उसके सरकारी आवास को ताला लगा देते हैं। इसीलिए अलका लांबा जी, मैं कह रहा था कि क्या राजनीति गंदी है या राजनीतिज्ञ गंदे हैं? नहीं, वो जो कुर्सी पर बैठा है वो राजनीति को अच्छा और बुरा, गंदा और साफ करने का काम करता है। लेकिन आज के तारीख में जो उस पद पर बैठा है, उसने पूरी राजनीति को कीचड़ बना दिया है, क्योंकि उस कीचड़ नहीं बनेगा तो उसका कमल नहीं खिलेगा, और उस कीचड़ में उसने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो झोंक दिया है। परम आदरणीय मनमोहन सिंह जी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के वो ज्ञानी थे, अर्थशास्त्री थे, भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी जुबान सोनिया गांधी के पास थी, वो नहीं बोल पाते थे। ये कहते हैं भाजपाई, मैं नहीं कह रहा। देखिए, भाजपाई कुछ भी कहें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चरित्र पर 2G 3G कोलगेट सब लगाया, सबको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है ना। क्या उनकी पत्नी आज हमारे बीच में है, मोदी जी को या केजरीवाल जी हों, जिन्होंने रामलीला मैदान में ये सारी साजिश रची थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनके खिलाफ माफी नहीं मांगनी चाहिए थी कि क्लीन चिट मिल गए? आपकी सत्ता, आपकी सरकार, आपकी एजेंसियां, सारी फाइलें आपके पास मनमोहन सिंह जी की हैं, आप दोष साबित नहीं कर पाए और क्लीन चिट मिलता है। और वो शानदार आदमी थे, साधारण प्रधानमंत्री जी के कपड़े देख लीजिए, उन्हें परिधान मंत्री कहा जाता है, कितने वस्त्र बदलते हैं दिन में 4 बार। मनमोहन सिंह जी की पगड़ी का रंग तक नहीं बदलता था। अलका लांबा से एक सवाल था, वो बीच में छूट गया, कि आप बड़ी मजबूत कांग्रेसी नेता हैं, 5 साल का आपने का डेपुटेशन था आम आदमी पार्टी का।
अलका लांबा को अब तक संसद क्यों नहीं ले जा पाई कांग्रेस, या आपने नहीं चाहा? क्या ऐसा होगा कि आप ना चाहें कांग्रेस के नहीं, साथ संसद ऐसा में जाना? ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती, मेरी पार्टी नहीं चाहती है। मुझे लगता है कि लास्ट लोकसभा अगर देखेंगे, दिल्ली की 7 सीटें थी, उसमें से हमारे पास 3 आई और पार्टी ने फैसला किया कि जयप्रकाश अग्रवाल जी को लड़ना है, कन्हैया जी को लड़ना है, तो ठीक है, पार्टी का जो भी फैसला हो। इन पुराने समय के साथ निकले हुए नेताओं के बजाय यंग लेडी फायर ब्रांड को क्यों नहीं खड़ा किया? नहीं तो अलका लांबा को अब आगे वाला समय आ गया। 29 चुनाव तो हर 5 साल में आता है और ले- मेरी पार्टी ने मुझे 4 बार विधानसभा लड़वाया है। अलका जी, इस बार तो लेकिन जो इलेक्शन हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी साफ हो गई और बीजेपी आ गई है। कांग्रेस क्यों चूक गई? कह रहे हैं बीजेपी को जितवाने में दिल्ली में कांग्रेस का हाथ है। मैं आपको बताती हूँ हाथ किसका है, ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए। अभी 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, दिल्ली की 7 सीटें थी और हरियाणा की 10। मैं निजी इस बात के खिलाफ थी कि आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं होना चाहिए, लोगों में इनका विश्वास अब खो चुका है। लेकिन हुआ ये कि दिल्ली में हमने 4 सीटें उनको दी और चारों सीटों पर 40 विधायक उनके थे और हम, क्योंकि इसकी सरकार थी अरविंद केजरीवाल की। हरियाणा में हमने कुरुक्षेत्र राय की इनको सीट दी। हमें लगा हमारा तो कोई विधायक ही नहीं, हम तो जीरो हैं दिल्ली के अंदर, हमारा तो कोई पार्षद भी नहीं है, हमारी तो सरकार भी नहीं है, तो केजरीवाल ने हमें 3 दिए तो इसके विधायक हमें मदद करेंगे और हम शायद निकालेंगे। लेकिन हमें हैरानी हुई कि केजरीवाल 4 सीटें अपनी खुद दिल्ली में और कुरुक्षेत्र में 1 हमने इसको दी, वो भी 5 हार गया। फिर हमें पता लगा ये हारा नहीं है, ये जानकर लोगों ने नहीं हराया, हारने के लिए ही इसने हमसे ये सीटें ली और भाजपा की अंदरूनी मदद की। हरियाणा में हम 10 सीटों में 1 इसको देते हैं और अपनी हम 5 जीत कर आए हैं और हम 9 पर लड़े, हम 5 जीत गए, इनको 1 दिया गई। तो ये अंदर की, और विधानसभा में हमने साबित कर दिया कि भाजपा के साथ मिले हुए हैं, अपनी सीटें भी इन्होंने जानकर हारी हैं। हम तो हरियाणा में 5 जीत गए, 1 भी नहीं जीता, तो इसलिए हमने विधानसभा में इनसे समझौता नहीं किया। पार्टी की बात कर रहे हैं, कभी स्ट्रेस होता है, पॉलिटिकल स्ट्रेस और फैमिली दोनों को अलग अलग। एक महिला, एक स्त्री होने के नाते घर के तनाव कैसे बैलेंस करते हैं, और राजनीति का तो तनाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की। मुझे लगता है मैंने 30 साल में इस दबाव से और इन सब चीजों से बहुत अच्छे तरह से लड़ना सीख लिया है और अभी अब फर्क नहीं पड़ता और सब कुछ मुझे लगता है हमें मालूम है किस तरीके से बैलेंस करना है। ये जो बैलेंस वाला है कि आपका निजी जिंदगी, आपकी परिवार की जिम्मेदारियां, आपकी राजनीतिक संगठन के तौर पर जिम्मेदारियां, मुझे लगता है इस 30 सालों के संघर्ष ने उसको बैलेंस करना सिखाया है। निजी जिंदगी की बात आपने कही है, आपने लव मैरिज की थी, प्रेम विवाह किया था, तलाक तक नौबत पहुंची, हुआ वो सब दर्द कैसे निकाल पाए उसको, वो पीड़ा? नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं थी। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, उनको लगा एक सरकारी नौकरी में आदमी काम करता है और उनको लगा कि बुढ़ापे के बाद भी फ्यूचर पेंशन अच्छी रहती है, तनख्वाहें अच्छी हैं, आगे होगी, तो बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। लेकिन 1 ही साल के भीतर मैं कहूँगी बिल्कुल जो है चीज़ें बेहतर नहीं हुई और मैंने फैसला किया कि मुझे अपने दम पर आगे बढ़ना है और मैं बढ़ रही हूँ। लेकिन अलका लांबा की चर्चाएं तो बहुत होती हैं, ट्रोल भी बहुत होते हैं। आप राजनीति के पब्लिक आदमी है, बिल्कुल होगा। जब हम सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन में जब आप होते हैं तो लोग आपको हर तरीके से देखते हैं, आकलन करते हैं, कमेंट करते हैं। कांग्रेस की एक बेबी डॉल ने तमाम जो धुरंधर महिला नेता है कांग्रेस की, उन सबको ऐसे पीछे कर रखा है। अलका लांबा मतलब जनपद से लेके कहीं तक अंदर बाहर कांग्रेस में अलका लांबा, बाकी सब महिलाएं कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम है, मेरे को लगता है कि अलका लांबा की कहीं शायद चर्चा नहीं है। अभी आप देखिए हमारी छत्तीसगढ़ की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम जी को दूसरी बार राज्यसभा भेजने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। हमारी केरला की जेबी माथुर माइनॉरिटी मुस्लिम से आती है, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा भेजी गई। अभी मेरी हरियाणा की पूर्व अध्यक्ष जो है वो पंचकुला से मेयर का चुनाव लड़ रही है। मेरी रांची महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो मेयर का चुनाव अभी लड़ी है। मेरी बंगाल महिला अध्यक्ष लड़ रही है। तो ऐसा नहीं है। अलग बात है कि मैं दिल्ली की केंद्र की राजनीति कर रही हूँ, इंदिरा भवन में बैठी, इसलिए आपको मैं ज्यादा दिख रही हूँ। लेकिन तमिलनाडु महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हजीना सैयद ने तो बवाल मचा रखा है, सब आपके ऊपर जो है फोड़ दिया है। देखिए बहुत लोगों, आपने कहा मैं सांसद क्यों नहीं बन पाई, मेरी बहुत सी महिलाएं टिकट मांगती हैं, बहुतों को मिलता है, बहुत को नहीं मिलता, बहुत मिलने के बाद जीत गई, बहुत मिलने के बाद हार गई। लेकिन कभी भी नहीं, वो बहुत निचले स्तर पर गई, वो बहुत निचले स्तर पर जाकर उन्होंने अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर लिया, राजनीतिक आत्महत्या कर ली उन्होंने इतने बिना सबूत प्रूफ के देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पर आरोप लगाए, जो दलित समाज से आते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे 50 साल की राजनीति ब्लॉक से वहां तक पहुंचे, आपने उनका नाम ले दिया। आपने हमारे केसी वेणुगोपाल जी का, आपने वहां के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी दलित समाज से, आपसे जोड़ दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो राजनीति को कुछ लोग गंदा करते हैं, पर उनका क्या हुआ, 6 साल के लिए
पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से उन्हें बाहर करके ऐसे दौर में जब 33% महिला आरक्षण आ रहा है, महिलाएं आगे हक पाएंगी, उस समय पे उन्होंने राजनीतिक सुसाइडल कर लिया। पार्टी की से तो 6 साल के लिए उनको बाहर कर दिया। वो अपना जाने, हम अपना देखें। अरविंद केजरीवाल बीजेपी और आरएसएस के बी पार्ट हैं। बिल्कुल 100%। ठीक, बिल्कुल। और अब घर बैठे हुए हैं वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, लोगों ने बिठा दिया। बिल्कुल। तो क्या ये बीजेपी मजबूत थी, बीजेपी ने दगा कर दिया केजरीवाल के साथ, या केजरीवाल अपने कर्मों से मारे गए? नहीं, देखिए, दिल्ली के लोगों को पूरी तरह से देख चुके थे कि शीला दीक्षित जी के 15 साल का कार्यकाल और इनका कार्यकाल। शीला जी ने तो 15 साल चलाया और चक्रव्यूह में फंसी जो इन्होंने झूठी साजिशें रामलीला मैदान में केजरीवाल और बीजेपी ने रची, वरना शीला जी कहीं नहीं जा रही थी और कांग्रेस की सरकार बनी रहती। लेकिन केजरीवाल मात्र 2 टर्म में ही बाहर हो गए, 10 साल के बीच में खुद का ही चुनाव हार कर बाहर हो गए। अब लोगों के पास विकल्प क्या था? उस समय भाजपा केंद्र में थी, 2 बार दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के हाथों हार चुकी थी। तो अमित शाह जी ने धन बल सत्ता पार्टी नेता पूरी ताकत झोंकी, और तब हमारी पार्टी उस तरह से तैयार नहीं थी, कांग्रेस संगठन के तौर पर, तो उसका फायदा बीजेपी ने उठाया, लेकिन केजरीवाल का सफाया हुआ। अलका लांबा को 30 साल कांग्रेस जीते हुए हो गए, भोगी नहीं आप, ठीक है, राजनीति की 25 हो गए, 5 अगर उधर डेपुटेशन आम आदमी राजनीति में 30-32 साल 30-32 साल सांसद लोकसभा में। इस लौह महिला को जो गरजती है, आप जब बोलती हैं तो सोचती नहीं कि क्या है, बोलना है बस। कब देखेगी देश की जनता कुछ उम्मीद? कोई बड़ी बात नहीं, शायद 29 में ही आप देखें। और मुझे नहीं, 180 महिला, अगर आज जो नंबर है 543 का, उसकी पे महिला आरक्षण लागू हो गया, तो आप मुझे ही नहीं, मेरे साथ 180 बहनों को 29 में संसद में पहुंचते हुए गरजते हुए देखेंगे। लेकिन महिला आरक्षण तो अभी आपने संसद में गिरा दिया, विपक्ष ने गिरा दिया है, मोदी जी कहते हैं होने नहीं दिया, सारा आपके सिर घरा फूट रहा है, आप क्या कहना? देखिए, जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो बोल रहे हैं और उनको दबाव है, उनको बोलना चाहिए, लेकिन आप वो पत्रकार नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, क्योंकि आप अलग तरह की पत्रकारिता करते हैं। ये महिला आरक्षण बिल गिर गया, ये बेवकूफी की बातें, माफी चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोल गए। राष्ट्र के प्रति संबोधन प्रधानमंत्री जी का, और बोला महिला आरक्षण बिल की भ्रूण हत्या हो गई और कांग्रेस ने कर दी। मैं दोबारा साफ कर दूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण कानून 2023 हमने पास करवाया है और वो संविधान में दर्ज हो चुका है, वो कानून बन चुका है। 16 अप्रैल को विशेष सत्र में नोटिफिकेशन भी हो चुका है। वो भ्रूण हत्या करने की कोशिश भाजपाइयों की थी, विशेष सत्र में परिसीमन बिल लाकर कि उस भ्रूण की हत्या करें। हमने वो भ्रूण बचा लिया है और 29 में आप उस भ्रूण को बढ़ते हुए सदन में आवाज उठाते हुए। लेकिन भाजपा आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं संगठन के ऊपर, वो सब टॉप लीड लाइन के जो लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि 2029 के इलेक्शन में अब यही महिला आरक्षण बिल का गिरना कांग्रेस को बदनाम करके और बीजेपी को चुनावी। देखिए, वो दौर था कि जब भाजपा को लगता था कि हम सत्ता, धन, बल और टोटल गोदी मीडिया के दम पर, संवैधानिक संस्थाओं के दम पर एक झूठ, एक नैरेटिव सेट कर लेंगे और मोदी जी को महामानव विश्व गुरु साबित करेंगे और राहुल गांधी जी को पप्पू। वो एक दौर था, लेकिन अब नहीं है वो। अब देखिए, सोशल मीडिया उठाकर प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु जाते हैं तो रंग बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, अगर कहीं और जाते हैं कश्मीर तो कोई रंग और हो जाता है। तो वो पूरी तरह से अब उनके मीम बन रहे हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है। और अंधभक्त जो हैं जी, है ना, अंधभक्त जो इनके आज भी बोल रहे हैं महिला आरक्षण गिर गया, पूरा नारी शक्ति वंदन कर रहे हैं, अब लोग समझ गए हैं कि तो अलका जी, नहीं चलेगा। रंग इंसान तो नहीं बदलता, रंग तो गिरगिट बदलता है। हाँ, तो वही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डीएनए होगा गिरगिटों का, इसलिए बदल रहे हैं रंग। मोदी और अमित शाह, सबका एक समय होता है, भाजपा का भी इस टाइम परचम है। बिल्कुल। आपको कब लगता है कब तक ये डाउनफॉल पे चले जाएंगे और क्यों जाएंगे? नहीं, उल्टी गिनती देखिए शुरू होगी, उसके 2 उदाहरण बता रही हूँ। 2 टर्म इनके पास 14 में 19 में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 24 के चुनाव में बहुमत से चूक गए, बैसाखी पर आ गए। नंबर 1 हमें लग रहा है इनका डाउनफॉल। दूसरा, आप देखिए 12 साल में पहली बार हुआ कि लोकसभा में इनकी सरकार ने कोई बिल लाई हो और वो औंधे मुंह आकर गिर गया। वो ये था महिला आरक्षण के विरुद्ध परिसीमन बिल, जो हमने एकजुटता से इंडिया गठबंधन, कांग्रेस ने राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में गिराकर इन्हें औंधे मुंह पर लाए। तो ये 2 आप उदाहरण बड़े देख लीजिए जिसमें उल्टी गिनती शुरू हुई। उससे पहले आपने देखा कृषि कानून, ये लोग तानाशाही से पूंजीपति मित्रों को लाभ देने आने वाला काला कृषि कानून लाए थे, पूरे देश में आंदोलन हुआ
हुआ, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी रही, फिर सरकार को हमने हराया, कृषि कानून काले वापस हुए, भूमि अधिग्रहण कानून वापस हुआ। इस तरह से बहुत सी चीजें जहां पर इनकी उल्टी गिनती हमने शुरू कर दी। एनएसए की सीढ़ी पे, इलेक्शन की सीढ़ी पे चढ़ के आप राजनीति में ना आए होते तो अलका लांबा क्या होती, गैर राजनीतिक अलका लांबा? देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप चुनावी राजनीति करते हैं कि फिर आपकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहां लोग होते हैं, उनका सुख दुख, शादी ब्याह, समस्याएं, इलाके के विकास, आपको लड़ना पड़ता है। एक होता है संगठन की राजनीति, जहां आप संगठन की, पार्टी की विचारधारा को लेकर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करके पार्टी का विस्तार करते हैं, पार्टी से लोगों को जोड़ते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो आज भी मुझे सबसे अच्छा, ये 30 सालों में मैं, आपने सही कहा, कभी मैं पार्षद भी नहीं रही और कभी मैं सांसद भी नहीं रही, विधायक एक बार बनी, मैं 4 बार लड़ी हूं, लेकिन मेरे अगर आप प्राथमिकता पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मैं पार्टी की विचारधारा, संगठन को लेकर देश भर में एक मजबूत महिलाओं की टीम को तैयार करके पार्टी को सौंपूं और देश के लोगों उनको वोट देकर संसदों में आवाज बनाए। मैं आवाज बनने की बजाय मुझे लगता है कि मुझे आवाज बनाने वाली जो ताकतें हैं संगठन की, उसमें संगठन के तौर मेरा सवाल ये था कि अलका लांबा अगर पॉलिटिशियन नहीं होती तो अलका लांबा क्या होती? बिल्कुल, मैंने आपको बहुत शुरू में बताया, मेरा सपना था अगर दूसरा जीवन भी अगर मुझे मिलता है तो मैं भारतीय वायु सेना में लड़ाकू जहाज उड़ाते हुए अगर शहीद भी होना तो मुझे लगता है मैं तब होना चाहती हूँ। और मेरा एक सपना है कि तिरंगा चाहिए जाते वक्त, और तिरंगा कैसे मिलेगा वो सोच हमेशा मेरी रहती है। लेकिन अब तो अलका लांबा को राजनीति में हर 15वें दिन पे, महीने भर में शहादत देनी पड़ती है एक। नहीं, वो शहादतें दूसरी हैं, वो तो ठीक है। अभी बहुत से महिला आरक्षण कानून पे मैंने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, मुझ पे एफआईआर हुई और शॉकिंग, मैं चार्जशीट भी हो चुकी हूँ और हाउस एवेन्यू कोर्ट बगल में रोज खड़ी होती हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी जल्दी आपके मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। हाँ। और आप जंतर मंतर तो ऐसे समझती, झंडा लिया और पहुंच गए पैदल टहलते हुए। ये आप फिटनेस के लिए करती हैं, स्वीट हार्ट बने रहने के लिए, देखिए, क्या या मतलब दूसरों को दुखी करने के ये लिए? जो जंतर मंतर की आपने बात की ना, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कहीं गलत होगा, आवाज उठानी है तो वो अधिकार मेरा कोई छीन नहीं सकता। और जब जब मुझे लगता है कि अन्याय, अत्याचार, जुल्म गलत हो रहा है, मैं वहां पहुंचती हूँ, बिना देरी के पहुंचती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे एक पूरी लाइन खड़ी है जो मुझे लीडर मानती है, मुझे अपना अध्यक्ष मैं उन्होंने बनाया हुआ है और वो मेरी तरफ देखती हैं, तो बिल्कुल लड़ती हूँ। तमिलनाडु में जो वहाँ की राज्य महिला, मतलब आपकी कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट थी, जिनका भी मैंने जिक्र हाँ किया, जी। जैसे वो बवाल हुआ, वेणुगोपाल से आपका नाम जोड़ा गया। इस तरीके से आप ना अक्सर, मतलब आप रात को सोती हैं, सुबह उठती हैं तो मीडिया में ट्रोल हो रही होती हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, और मेरी राजनीतिक 30 साल में एक भी भ्रष्टाचार का, चरित्र का, डर का आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। 30 साल की कोई राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में हो, और झूठ बहुत बोलते हैं, सोशल मीडिया ट्राइंग भी होता है, 2 दिन में खत्म हो जाती है, और मैं जिंदा हूँ, लोगों के बीच में हूँ, संजीव सर चौहान उठाकर ने चलती अलका हूँ। लांबा को हाँ जब जी। 94 में हाँ 5 जी। में देखा, हाँ डीयू जी। में, हाँ तब जी। भी आप ऐसी थी, हम्म। और 2026 में ही। हम्म। तो ये सपोर्ट थोड़ा सा बताएं, फार्मूला नहीं, मुझे तो फार्मूला खास कुछ तौर से नहीं है। बताइए, सेहत का क्या है? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं सिर्फ घर का पका खाती हूँ। रोजाना कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर का मेरा वॉक होना है। मैं बिल्कुल मानसिक तौर से सकारात्मक रखती हूँ। मैं कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोच, हाय मेरा ये ले लिया उसने, मेरा क्या होगा, मेरे से कुछ छिन जाएगा, कुछ मिला नहीं, ये नेगेटिव एनर्जी मैं अपने नजदीक आना नहीं, ना थॉट रहता है। जिंदगी एक है और मुझे लगता है पूरी तरह से जीनी है, अपनी शर्तों पर जीनी है, और वो मैं जीती हूँ। अलका जी, कांग्रेस का एक लाइन में हम्म। वो विचार जो बार बार अलका लांबा इधर आती हैं, यहीं रहना चाहती हैं, और अरविंद केजरीवाल का एक लाइन में वो पॉइंट जो बस बहुत हो गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा वो आइडिया ऑफ इंडिया है। वो आइडिया ऑफ इंडिया संविधान है। वो संविधान में लिखा है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। वो विचार मुझे पकड़ कर रखता है। या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, किसी ने नहीं कहा वी में मतलब वी आ रहा है, ये नहीं आ रहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला, तो वी द पीपल जो है, मुझे लगता है इस देश का जो नागरिक है उसके समान अधिकार हैं और उन्हें समानता, ये मुझे पार्टी और सत्य और अहिंसा के रास्ते पे, ये सच बोलो और अहिंसा का रास्ता जो है वो आपको अपनाना है, हिंसा पे नहीं चलना। केजरीवाल, हाँ, वो तो बिल्कुल एक छलावा, एक धोखा है, हवा का गुब्बारा है जो एक छोटी सी पिन लगते ही फूट चुका है, एक्सपोज हो चुका है। अब आप देखिए, दिल्ली में खत्म हुए, वरना वो दिल्ली में थे, इस पंजाब में आए, उनके सांसद लोकसभा, विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा में आए, इसलिए वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। धीरे धीरे वो तबका देखिए पंजाब हार्दिक छीनने वाला है। आम आदमी के सबसे खास अरविंद केजरीवाल के
पॉकेट में बैठे हुए मुंह लगे राघव चड्ढा निपटा दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी से कहा जा रहा है कि उनको कांग्रेस ने उकसाया और अब वो बीजेपी में जाएंगे। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, राघव चड्ढा हो, उससे पहले राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हो, जो अरविंद केजरीवाल जी पर आरोप लगा कर आई कि उनके घर पर उनको पीटा गया और उनके जो पीए हैं वो अंदर भी जेल गए। और अभी आप देखिए, एक पंजाब के मंत्री को गिरफ्तार किया गया, इस्तीफा दिया गया। उससे पहले हेल्थ मंत्री को भ्रष्टाचार में कुछ रिश्वत लेते हुए। तो ये सब चीजें बहुत दिन छुपती नहीं है, ये पूरी तरह बेनकाब होके एक्सपोज होके यहीं पर खत्म होने वाली है। जिस दिन अलका लांबा ने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में जाने की सोची, वो रात कैसे गुजरी थी, और फिर जब आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस जा रही थी, उस रात क्या सोच रही थी कि कैसे फेस देखिए, मैं फिर कहूँ, दोबारा दोहरा रही हूँ, मैं आम आदमी पार्टी में गई नहीं थी। मैं आंदोलन से पार्टी बनी। 13 में चुनाव पार्टी लड़ रही है, मैं देख रही हूँ, और मुझे लगा कि दिल्ली वहां जा रही है, यानी कि कुछ है, वो जो आरोप हैं उसमें कुछ दम है। लेकिन जब भाजपा की सरकार यहाँ आ गई, इनकी यहाँ आ गई, सबूत इनके पास, एजेंसियां इनके पास, और पता लगा 5 साल में ये धोखा था। शीला जी को, मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने की साजिश थी। 1 मिनट नहीं लगाया, छोड़कर आई, सुकून की सांस और नींद ली, और अगले दिन सोनिया गांधी जी, राहुल जी से मुलाकात करके मैंने प्राथमिक सदस्यता ली, क्योंकि पार्टी ने मुझे निकाला नहीं था। और मैं काफी पार्टी में, मैं कब आंदोलन से होते होते पार्टी में चली गई और फिर एकदम से चुनाव लड़के विधायक हो गई। लेकिन इन 5 सालों में केजरीवाल के साथ मेरा हमेशा असूलों पर संघर्ष रहा। कभी कोई वो रात और वो विषय जो जिंदगी में गुजरा हो और पूरी रात सो ना पाए हो? ये सोचना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अलका लांबा भी इतनी बूढ़ी नहीं हो गई हैं हाँ, कि भूल जाएं। तो सबसे ज्यादा याददाश्त आपकी है, और आपके सामने वो शख्स बैठा है जिसने मैं आपको बताऊं, ये मेरी आदत में है कि अगर आप कहेंगे ना, मुझे वो रात जो बहुत भयानक थी, डिस्टर्ब थी, मैं सो नहीं पाई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे बुरी बातों को, बुरी चीजों को, कस देने वाली चीजों को बहुत जल्दी भूल कर आगे बढ़ने की आदत है, और शायद वो आदत मुझे ताकत भी देती है। मैं चीजों को बैगेज, भार, बोझ लेकर नहीं चलती। किस चीज से नफरत है? झूठ से नफरत है, झूठ से नफरत है। और खास तौर से जब आप सोचते हैं एक महिला है, उसके चरित्र को लेकर झूठ बोलिए, ये मेरी बात नहीं है, यह हर महिला को, पुरुष आदमी जब राजनीति में लड़ता है तो फिजिकल अटैक करेगा, गोली मार देंगे, है ना, कुछ भी। महिलाओं पर अब अटैक करना है तो झूठे आरोप, एलिगेशन लगाकर, चरित्र हनन करके। और ये देश की हर महिला को कहूंगी, परवाह मत करिए। अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, आपके करीबी लोग आपकी सच्चाइयों को जानते हैं, वो खड़े हैं, तो कोई क्या कहता है उसकी परवाह मत करिए। लोग ये कहते हैं, विपक्षी आपके विरोधी, कि जो अलका लांबा अपने घर परिवार में अपने पति की नहीं हो सकी, अपना शादी 1 साल नहीं काट सकी, वो अलका लांबा कैसे महिलाओं का भला कर देंगी, किस बिना पे कर देंगी? तो आपका कहने का मतलब है कि जितनी भी महिलाएं आज सिंगल हैं या डिवोर्स ले चुकी हैं, उन सब, और ऐसी सिंगल महिलाओं के प्रतिशत बहुत बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती, वो असूलवादी हैं। अगर आप कहेंगे कि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और मैं 6 बहनें थी और आपको दहेज चाहिए, तो अलका लांबा अपने पिता को कर्ज लेकर मजबूर नहीं करेगी कि आप दहेज दीजिए। खड़ी थी, और सबको कहूंगी, ठुकरा दीजिए ऐसे पति को और ऐसे परिवार को जो आपको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको आत्महत्या के लिए उकसाते हैं, और आत्महत्या करने से पहले उसको आप छोड़िए। अब आप कहेंगे मेरी बात, तो नरेंद्र मोदी जी की भी बात ले लीजिए। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को, जो आज भी एक अच्छी पढ़ी लिखी टीचर हैं, और आज भी कहती है मोदी जी बुलाएंगे तो मैं चली जाऊंगी, और आप उनको, अगर आपकी वो पत्नी नहीं है तो किस हिसाब से आप उनको इतनी सुरक्षा और घेरे में रखे हुए? रहने दीजिए आजाद उस महिला को। कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है। अलका लांबा क्या कभी एक महिला होने के नाते, वरिष्ठ नेता होने के नाते कांग्रेस की, मोदी जी की पत्नी जो ना बीजेपी की है, ना संघ की है, ना कांग्रेस की है, कभी उनसे आपकी मुलाकात हुई? करना चाहेंगी? क्यों मिलना चाहेंगे? और क्या उनको कांग्रेस में लेना चाहेंगी आप? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं मिली हूँ, और ना मिलना ही नहीं चाहूंगी। कुछ ऐसी बात ही नहीं है कि मैं उनसे मिलूं, उनसे मिलना है, मिलूं, कुछ भी नहीं है। वो उनकी निजी जिंदगी है, और उनको कब क्या करना है ये पूरी तरह से उनका फैसला है। और जो भी उनका फैसला हो, एक महिला के तौर पर, दूसरी महिला के तौर पर मैं उसका सम्मान करती हूँ। महिलाओं का राजनीति में इस्तेमाल तो साफ है, होता है, बिल्कुल झूठ और गलत बात है। इस बात के ऊपर मैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन करती हूँ।
कि महिलाओं का इस्तेमाल होता है। महिलाओं को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन है। जो महिला कराना चाहे अपना इस्तेमाल वो कराती नहीं है। वो तो पुरुष हो महिला हो, फिर उसमें क्या बात है, वो आदमी के ऊपर है, वो इंसान है, वो दो अलग करेक्टर हो सकते हैं, दो अलग लिंग हो सकते हैं, एक महिला है एक पुरुष है, वो इंसान है, उनके सोच उनके तरीके राजनीति में अलका लांबा की एक फोटो बच्चे जो समझदार है, जो मौलाना मोहम्मदन बुजुर्ग थे, वो छपी थी अखबार में और बहुत पॉपुलर हुई। आप हक कर रहे हैं उनको, बहुत चिल्लाए थे लोग, नौजवान कम चिल्लाए थे, बड़े बूढ़े ज्यादा चिल्लाए थे। ये राजनीति की बहुत निचले स्तर की घिनौनी, शर्मनाक, वाहियात लोगों की, बेशर्म लोगों की कोशिश थी। एक तस्वीर मुझे मालूम है, मैं चांदनी चौक की विधायक थी और जामा मस्जिद में एक बहुत बुजुर्ग थे जिन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की थी कि मैं ये विधानसभा जीतूं, और मैं जीती। और उसके बाद 5 साल तक उन्होंने कहा तुम्हें बहुत बड़ा खुदा ने मौका दिया है खिदमत करने का, तुम करो। और मैं उनके आशीर्वाद लेने के लिए गई, और एक दिन पता लगा उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो हॉस्पिटल में हैं और वो मुझे याद कर रहे हैं। तो मैं तुरंत अस्पताल की तस्वीरें उनको मिलने गई और उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और उसके बाद वो दुनिया छोड़ गए, राज नहीं है। तो बस, और उसको इस तरह से नीच सोच के लोग करते हैं। सब जो कहते कहने दो। हाँ, अलका लांबा अपने आप को 2 लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैं भारत की नारी हूँ और मैं बहुत मजबूत हिम्मत वाली हूँ, और इस देश की सेवा के लिए मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ, मेरी कोशिश रहेगी मैं करूँ, और लोगों की जिंदगियों में अगर मेरे प्रयास से बदलाव आता है तो मैं वो लाऊं। दोस्त या दुश्मन, इनमें से किसको संभालना कठिन और किसको आसान? मुझे लगता है मैं दुश्मनों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरा शुभचिंतक है, मेरे सुख और दुख में, मेरे संघर्ष में खड़ा है, तो बिल्कुल मुझे उनकी चिंता रहती है कि उनके साथ कभी ऐसा मेरी तरफ से ना हो। अलका लांबा की जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त जो जिंदगी है वाकई में, और कोई ऐसा दुश्मन जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहती अलका लांबा, चाहे वक्त कैसा भी हुआ, आगे या पीछे या वर्तमान में? एक साथ 2 सवाल, जवाब बड़े वहीं दीजिएगा। मैंने आपको फिर कहा, मैं दुश्मनों को अपने आसपास आने ही नहीं देती और उनको कोई मौका नहीं देती। अब घर बैठे किसी को एक तरफा दुश्मनियां लेनी है ले ले। हाँ, सतर्क जरूर उनसे रहती हूँ कि वो किसी तरह का अगर नुकसान भी करने की सोचे तो उन्हें कोई मैं मौका ना दूं। दोस्त की बात कहेंगे तो मेरे 87 ईयर्स हो चुके पिताजी मेरे साथ हैं। आर्मी से वो रिटायर 2000 में हुए थे, आज 26 साल हो गए हैं। मेरे पिताजी और मेरा बेटा, आज पिताजी 87 के तो बेटा 28 का है, 28 साल का है। तो दोनों अलका लांबा को कुंवारा ही कहते हैं। तो दोनों मेरे लेफ्ट राइट रहते हैं, यहाँ पिताजी और यहाँ बेटा, और मेरा सुख मेरा दुख मेरे संघर्ष में वो मेरे साथ। देखिए आज लोग जो नई जनरेशन मीडिया के छोड़ दीजिए, मैं 94 की, मैंने जब देखा अलका लांबा को बहुत आगे निकल गए, तो मैं तो वहां से आगे निकल गए। लेकिन आप तो अभी भी कोई नहीं कहता कि अलका लांबा शादीशुदा हैं अगर आप मतलब और बेटे की माँ हैं। बिल्कुल। तो ये सब क्या कहीं से कौन नहीं, तो अभी तो दादी और नानी भी बन चुके हैं। मेरी जो सिस्टर है छोटी, मेरा बेटा भी 28 का है, शादी करेगा, लेकिन जो मेरी छोटी सिस्टर है उसके बेटी ने शादी कर ली है, तो मैं तो अब दादी और नानी भी बन गई हूँ एक तरीके से। तो अलका लांबा जो है अपने बेटे को अगर कोई भाजपा की नेत्री ले आया तो शादी करने दोगी? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, मेरा बच्चा है, उसकी अपनी जिंदगी है, वो किस धर्म से होगी, किस राज्य से, किस भाषा से क्या होगी, वो उसका अपना फैसला होगा, और जो फैसला करेगा बच्चे के साथ मैं खड़ी हूँ। सत्ता और सिंहासन दोनों में से अलका लांबा किसको चुनेंगी जब दोनों सामने रख दिए जाएं? नहीं, सत्ता और सिंहासन, मुझे लगता है सत्ता के साथ सिंहासन आएगा। सिंहासन सत्ता के बिना तो है नहीं। सच। और दूसरी बात, सत्ता सिंहासन एक चीज है और सच दो सवाल। सत्ता सिंहासन एक हो गया, पर मुझे लगता है कि अगर सच के साथ सत्ता और सिंहासन हासिल हो तो क्यों नहीं, और अगर झूठ से जो सत्ता और सिंहासन मिल रहा हो वो बिल्कुल मेरी ठोकर पर है। राजनीति में झूठ हंस रहा है और सच रो रहा है। आज चाहे कांग्रेस हुई, चाहे समाजवादी पार्टी हुई, चाहे बीजेपी हुई, मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं। बिल्कुल, आज हमारे 21वीं सदी के भारत में नई चुनौती एआई की आ चुकी है। आज सच जो है साबित करना कि ये एआई जनरेटेड झूठ है, लोग उस वीडियो उस फोटो पर बहुत जल्दी, दोनों तरफ से कह रही हूँ, विश्वास कर लेते हैं, और सच साबित करने का एक नई चुनौती आ चुकी है। लेकिन इंसान को, चरित्र को, आज सोनिया गांधी जी क्या है, राहुल जी क्या है, अमित शाह क्या है, मोदी क्या है, अलका लांबा क्या है, जिन्होंने इस संघर्ष को देखा वो जानते हैं। तो मुश्किल है उनके भारतीय जनता पार्टी बहुत चतुर निकली, मजबूत, उसकी पॉलिसी जो वो आज राज कर रही है
तीसरा टर्म मोदी जी अपना प्रधानमंत्री के तौर पे, और कांग्रेस कमजोर साबित हो गई। कांग्रेस का कोई कमजोरी मिल गई बीजेपी को, जिसने मजबूत कर दिया भाजपा को, और कांग्रेस आज सेंट्रल की सत्ता में नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने 50 साल राज किया है, अपने दम पर राज किया है। आज कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही, फिर आप गलत बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हो, बहुमत नहीं है, बैसाखी पर है, और कांग्रेस कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस की सीटें 50 से 100 हुई, और नेता विपक्ष का संवैधानिक पद आज हमारे पास है, जिसपे राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं। सो भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो रही है, और कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ राज्यों में वापसी कर रही है। अलका लांबा, कहीं तो कुछ ऐसा तो बताओ, मतलब बहुत चीजें पूछ रहे हैं आप, बड़े मास्टर की तरह एकदम निकाल दे रही हो, और मैं चाहता हूँ कुछ, मुझे मसाला मत दो, लेकिन सच तो दे दो कि बीजेपी कब तक है सेंट्रल में। बीजेपी तो लोगों के ऊपर निर्भर है ना, कब तक है। और मुझे लगता है कि लोग अब बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, आज मणिपुर आज भी अभी जल रहा है। प्रधानमंत्री जी वो क्या है, झालमुड़ी पूड़ी क्या खा रहे हैं बंगाल में, हाँ, और वहां मणिपुर आपका जल रहा है। लेकिन 84 राइट्स में तो देश की प्रधानमंत्री बनी तो देश जला, सरदार 84 दिए गए कौन? मिसेस गांधी के मर्डर के बाद। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 80 में सोनिया इंदिरा गांधी जी 80 में जीती, बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए, उनकी सुरक्षा में सिख जवान थे। कुछ भी इंदिरा जी को कह दिया गया हो उनके खिलाफ, लेकिन इंदिरा जी ने उन पर विश्वास रखा। सिख कौम के जवानों पर इंदिरा जी ने अंत तक विश्वास रखा और उन्हें हटाया नहीं। वो अलग बात है कि वो उनकी हत्या उन्हीं लोगों द्वारा, सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई। फिर जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने भी किया उनको उसकी सजाएं मिली हैं, और उन परिवारों का पूर्ण जो है, उनको जो भी मदद, पुनर्वास पूरा कांग्रेस ने किया है, और उनका ध्यान तब से आज तक रखा है। अब राजीव जी की अगर बात करेंगे तो इंदिरा जी के बाद राजीव जी का 84 का चुनाव, 403 सीटें, इतिहास उठाकर देखिए। नेहरू जी की भी बहुत सीटें आई, मोदी जी, लेकिन उस इतिहास को कोई तोड़ा? तो यानी कि आपको लगता है कि सिख और पंजाब के बिना 403 सीटें, क्योंकि उनको भी पता था जो राजीव गांधी के टाइम में हल्का लांबा 403 सीटें, जो अभी तक रिकॉर्ड कोई इंडिविजुअल पार्टी नहीं तोड़ पाई। आई, हाँ, 84 में। अब भाजपा उस पार्टी पे कैसे हावी हो गई? हमारी केंद्र में सत्ता कांग्रेस की क्यों नहीं है? कुछ राज्यों तक कांग्रेस क्यों सिमट के रह गई है? देखिए, मैं फिर कहूंगी, एक बार हर एक का पीक आता है, उसके बाद लोग एक बदलाव के लिए जाते हैं। स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, स्वागत है। हमारा पीक था, और उसके बाद एंट्री होती है मोदी और शाह जी की, अडानी और अंबानी के धन और बल की, और टोटल एक नरेटिव, एक आंदोलन रामलीला मैदान में, चाहे निर्भया को मुद्दा बनाया गया, चाहे भ्रष्टाचार को बनाया गया, दोनों मुद्दों पर पूरी दिल्ली में एक आग लगी हुई थी। और सरकार, शीला जी के 15 साल, मनमोहन सिंह जी के 10 साल में एक एंटी इनकम्बेंसी कहें, या एक माहौल ऐसा बना, स्वाभाविक तौर से बदलाव। अब वो बदलाव दोबारा लोग देख रहे हैं। अब आप देखिएगा, ये जो इनका टर्म है, ये पूरा करने में इनको बहुत मशक्कत आने वाली है, और ये अभी अपनी सत्ता और धन और बल के स्तर पर, देखिए, बिहार में दूध में से मक्खी की तरह नीतीश जी को निकालकर फेंक दिया। आप आ जाइए महाराष्ट्र में, पहले उनको शिंदे ग्रुप के जो आए थे उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, और उसके बाद उन्हीं में से दूध में से मक्खी निकालकर उनको बोला उप मुख्यमंत्री चाहिए तो लीजिए, वरना फडणवीस ही बनेंगे। और वही हुआ, आज बिहार में भी वही हुआ। अजीत पवार का आत्महत्या जो भी हत्या हुई है, वो आज एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ जांच का मर्डर हुआ है। नहीं, मैं कह रही, वो एक बहुत बड़ी जांच के लिए उनका परिवार, लोग राहुल जी से मिले हैं, सबूत दिए हैं कि उनको शक है कि यह हादसा नहीं है, ये एक साजिश है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो भाजपा एक बहुत खतरनाक खेल देश में लड़ रही है। बिहार में उन्होंने नीतीश को निपटाया, महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर में निपटाया, महाराष्ट्र में इनको निपटा दिया जो शिवसेना ग्रुप से आया, और एनसीपी के 2 बड़े नेताओं को। आप इनके साथ नवीन पटनायक चलते रहे, पता नहीं लगा कब उनके नीचे से हाथ पैर से कारपेट खींच के सत्ता में आ गए। अब इनका खेल आप देखिएगा। असम का मुख्यमंत्री भी, अब आप देखिए, आ रहा है चुनाव, पुराना मुख्यमंत्री शपथ लेगा। ये अगर इनकी सरकार बनी तो, अभी भी हमें है कि हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन 1% मानकर चलूं तो हेमंता को भी अब समय पूरा हो गया, बाकियों की तरह दूध में से मक्खी निकाल के फेंकने का समय आ गया है। आप उत्तराखंड में भी देख लीजिएगा, बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे हमारे, उनको लिया, दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दिया। रीटा बहुगुणा जोशी जी हमारी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष थी, हमारी मेयर साहब, वो आज कहाँ है ये लोग? अन्ना आंदोलन में क्या अन्ना भी धोखा खा गए? इतने मजबूत? बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ भी
उनको उनको इनको था अरविंद केजरीवाल को कि एक चेहरा मैं रहूंगा और एक अन्ना रहेगा, एक फेल हुआ तो दूसरा काम आएगा, और वो अन्ना के आड़ में खेलते रहे क्योंकि अन्ना का एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का इतिहास रहा था। चेहरा अन्ना थे, पीछे का खेल पूरा अरविंद केजरीवाल आरएसएस के साथ जब मिलकर खेल रहे अन्ना थे। अरविंद केजरीवाल ये सब मिलके आरएसएस बीजेपी काम कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, मनमोहन सिंह की हुकूमत के खिलाफ। कांग्रेस को जब भ्रष्ट साबित करके हटाना चाह रहे तो हटा दिया, कामयाब रहे। तो हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, उसकी एजेंसीज क्या कर रही थी, वो चूक गई, पकड़ नहीं पाई कि अंदर ये क्या गेम चल रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में किसी भी देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो, अंदर की जो आंतरिक सुरक्षा है एजेंसियां, वो सब पता करती है। देखिए मनमोहन सिंह जी का जो चरित्र है उसमें और मनमोहन सिंह जी के ये जो आज के मोदी जी और शाह के चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है, कंपैरिजन, तुलना ही नहीं है। मनमोहन सिंह जी को ऐसा नहीं था कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार को कभी भी छीनने की सोच उनमें नहीं आई। निर्भया आंदोलन में मुझे मालूम है लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर तक घुस गए थे। यहां तक आज आप जाकर दिखाइए, इंडिया गेट पे चलकर दिखा दीजिए, पूरा आपने बैरिकेटिंग करके सारी चीजों को आपने इस तरह से सील बंद कर दिया कि एक आवाज कोई उठाना चाहे तो आपके सामने उठा नहीं सकता। जी अंतिम सवाल हमारी बातचीत का, इस इंटरव्यू का, वो ये है कि कांग्रेस ने राजनीति मुस्लिमों पे की, यही कहते हैं सब, ठीक है, और अब कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो एंटी बीजेपी है। सवाल ये कि मुसलमान कंफ्यूज हो गया है आपको, यानी कि कांग्रेस को मुसलमान मिल नहीं रहा, बीजेपी क्योंकि आप समझ ही रहे हैं उनका एजेंडा क्या है, तो ये मुसलमान गया कहां? नहीं, मुझे नहीं मालूम आप किस आंकलन में किस हिसाब से कह रहे हैं। देखिए मुस्लिम भाजपा के खिलाफ क्यों है, क्योंकि भाजपा ने हमेशा संविधान के खिलाफ जाकर अल्पसंख्यकों को, चाहे वो अब दलित भी उसमें शामिल हो गए हैं, आदिवासी भी हैं, उससे पहले सबसे पहले तो मुसलमानों को टारगेट किया है ना। सो क्यों वो उनके साथ रहेंगे? आज यही है कि आज ओबीसी महिलाओं को भी हम हक देने की रिजर्वेशन में बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर से वो हमारे साथ आएंगे। और जो ओबीसी महिला विरोधी सरकार भाजपा उनको आरक्षण में जगह नहीं दे रही, स्वाभाविक उनसे दूर जाएंगे। तो इसीलिए जब हमने संविधान में देखा कि मेरे संविधान में मैं हिंदू हूं, मैं बहुसंख्यक हूं, मेरा संविधान जितना हक अधिकार मुझे बहुसंख्यक हिंदू को देता है उतना ही हक अधिकार इस देश पे भारत के एक नागरिक होने के नाते अल्पसंख्यक से आए मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी को भी देता है। और मेरी विचारधारा उस सब को संविधान के तहत प्रोटेक्ट करके एक साथ आगे बढ़ने की है, तो वो लड़ाई है। लेकिन भाजपा ने क्या किया, संविधान पर हमला किया, दलितों के साथ, आदिवासियों की जमीनें खींचने। आज अंडमान निकोबार से लेकर आइलैंड पे देखिए किस तरह से आदिवासियों की जमीनें जो हैं वो छीनकर अपने पूंजीपति मित्रों को देने जा रही हैं। आज धर्म से बात ना करें तो किसानों ने भी इनको छोड़ दिया है। आज आप मुस्लिम की बात करेंगे तो बिल्कुल वो आज पूरी भाजपा में एक भी उम्मीदवार मुस्लिम और एक भी राज्यसभा, एक भी केंद्रीय मंत्री, एक भी सांसद, एक भी विधानसभा के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार का नाम बताइए। तो कहां गया मुसलमान देश का? कांग्रेस के पास जिता नहीं रहा कांग्रेस को। नहीं, फिर मैं कह रही हूँ वो पूछें वो ना पूछें, स्वाभाविक तौर से वो इस भारत में रहना चाहते हैं और वो इस भारत के संविधान के तहत अपना प्रोटेक्शन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, प्रोटेक्ट होना चाहते हैं। तो जो राजनीतिक दल संविधान में विश्वास रखती है, उनके अधिकारों पर प्रोटेक्ट करके विश्वास रखती है, वो उनके साथ जाते हैं, चाहे समाजवादी के साथ जाएं, चाहे टीएमसी के साथ जाएं, या केरल में लेफ्ट और हमारे साथ जाएं। तो ये तो समय समय पर हर कोई तय करता है। आज आप पंजाब में अल्पसंख्यक सिख है, पूरे देश में सिख कौम भी, मुस्लिम के बाद सिख कौम अल्पसंख्यक है, वहां पर आप देख लीजिए अकाली उनकी लड़ाई लड़ते रहे तो वो अकालियों के साथ रहे, फिर एक टाइम पर उन्होंने कांग्रेस के साथ एक लंबी हमारी सरकार रही, भाजपा के साथ वो भी सिख नहीं गया। आज तक भाजपा की सरकार पंजाब में क्यों नहीं बनी? क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, ये सिख अल्पसंख्यक विरोधी भी है, ये ईसाई अल्पसंख्यक विरोधी भी। आपने देखा अभी जब क्रिसमस आया तो किस तरह से चर्चों में जाकर, चर्चिज में जाकर इन्होंने जो संता क्लॉज बने थे किस तरीके से उनको, तो ये पार्टी ही जो है वो संविधान के खिलाफ है। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ गोल्डन टेम्पल में, कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार भले ही बहुत बाद में हुआ 84 में, लेकिन उसकी नींव 1970 के आसपास पड़ गई थी और कांग्रेस मतलब मिसेस गांधी ने इसी सिखों के एक
पक्ष को पाला पोसा बड़ा किया, जो बाद में खालिस्तान की मांग पर उतर आया और फिर पैटर्न टैंक घुसाना पड़ा गोल्डन टेम्पल में। इसमें कितना सच आप बोलना चाहें तो बोलिए, और नहीं बोलना चाहती नहीं, मेरे जन्म देखिए, सवाल था, मुझे लगता मैंने है कहा आपसे करना चाहिए। इतिहास में बहुत सी चीजें दर्ज हैं, बहुत सी चीजें, और उसमें बहुत बार बहस हो चुकी है। और इवन पंजाब के लोगों को इसमें सबसे ज्यादा जो 90 के दशक का आतंकवाद था वहां पर, उससे वो मुक्ति सब पंजाब चाहता था। बेअंत सिंह जी ऐसे हमारे कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री को भी अपनी शहादतें देनी पड़ी, और उसके बाद पंजाब हमारे साथ अगर विश्वास करके ना खड़ा होता, सरदार पंजाबी ना खड़ा होता, तो हमारी पंजाब में उसके बाद आज सरकारें ना होती। पर सच्चाई ये है कि वो जो कुछ भी था उसमें जिसकी भी जो कुछ भी थी वो चीजें पर काम हुआ और हमने वहां पर सरकारें बनाई। पिछली बार भी जो सरकार थी वो हमारी ही सरकारें थी, तो बहुत बार अब सरकार, तो मुझे लगता है अब लोग आगे निकल चुके हैं पंजाब में। और आज की जो समस्या है वहां पर सबसे बड़ी नशे की समस्या है। आज नशे का आतंक है वहां पर। आज सबसे बड़ी समस्या किसानों को फसल का उचित दाम ना मिलना, एमएसपी पे कानून ना आना, कर्ज ना माफ होना, आज वो सबसे बड़ी मत है। तो मुझसे अगर आप पंजाब के संदर्भ में पूछेंगे तो वो खुशहाल पंजाब जो है उसमें किसान खुशहाल हो, नशा मुक्ति हो, पंजाब विकास में आगे बढ़े, आज अभी ये मुद्दे हैं। भारत की विदेश नीति कहाँ खड़ी है आज? नहीं, वो तो गर्त में खड़ी है। भारत की विदेश नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका और इजराइल के सामने जो है वो सरेंडर कर दिया है, इसलिए हम सरेंडर मोदी बोल रहे हैं। भारत की फैसले भारत करता था। जो अभी समझ आ रहा है कि पाकिस्तान से हमारा युद्ध अगर चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, तो सीज फायर हो गया है, ये अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हमें पता लगता है। ना भारत के लोगों को पता, ना सेना को पता, लेकिन सीज फायर हो जाता है और हमारा फिर हमें ही नहीं पता कि कोई ट्रेड हमारा समझौता हुआ है। ये भी अमेरिका से सुबह पता लगता है कि कोई ट्रेड समझौता हो गया, उसके हिसाब से हम पर इतना टैरिफ हमारे किसानों पर लगेगा, वो टैक्स देगा, लेकिन अमेरिका का किसान हमारे यहाँ पर अपना सामान बेचेगा, टैक्स नहीं देगा। तो वो भी डील हो गया है। तो एप्स्टीन फाइल के दबाव में हमारी विदेश नीति को पूरी तरह से अमेरिका के सामने जो है वो कंप्रोमाइज कर दिया गया कि हम रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे, हम ईरान के साथ दुश्मनी में खड़े होंगे, हम अमेरिका इजराइल की अलका जी, एप्स्टीन फाइल की जिक्र आपने की है, इसमें सिर्फ भाजपाई फंसे हुए हैं, कुछ कांग्रेसी भी अटके हैं? नहीं, मैं तो कह रही हूँ सत्ता आपकी है, भाजपाइयों की। हम तो कह रहे हैं इसमें हरदीप पुरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम खुलकर आ चुका है ना। आप हमारा, अब आप मेरी बात सुनिए। आप और मैं एप्स्टीन फाइल पर चर्चा कर रहे हैं, अब आएगा एप्स्टीन फाइल, संजीव चौहान, अलका लांबा, तो इसका क्या मतलब होगा? आपका मेरा नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया? नहीं, आपने और मैंने एप्स्टीन फाइल पे चर्चा की है, तो दोनों में अंतर है ना। एक एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आना जो हरदीप पुरी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये कहते हुए अमेरिका के ट्रंप को खुश करने के लिए एप्स्टीन ने सुझाव दिया, इजराइल में जाकर मोदी जी नाचे, कुछ किया और जिससे ट्रंप खुश हो गए और काम बन गया। ये तो लिखा है। हरदीप पुरी ने खुद माना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 मुलाकातें थी। हमारा नाम एप्स्टीन फाइल पे नहीं है, पर हम एप्स्टीन पे फाइल पर और एप्स्टीन के मुद्दे पे चर्चा करें, इसलिए आपका मेरा नाम भी कहीं ना कहीं एप्स्टीन वाले प्रकरण में, लिखित में, चैनल में आएगा। तो दोनों में अंतर है। तो कांग्रेसी उसमें हुई है। बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, एक बस ये बता दो, भाजपा का सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आपको, क्यों लगता है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रही हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, सबने उसका सम्मान किया। वो लड़ाई लड़ते थे बिल्कुल मुद्दों और असूलों की। वो इतनी गंदी राजनीति, संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र को कुचल कर, आवाज बर्बाद करके, जिस तरह से हमारे दो का खेल है, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। सुषमा स्वराज जी महिला बहुत बड़ी कद्दावर नेता थी। सोनिया गांधी जी के सामने बिल्लारी जाके चुनाव लड़ती हैं, हाँ, हार जाती हैं, लेकिन जब सदन में वो आती हैं तो सोनिया जी दोनों हाथ में हाथ डालकर आगे एक साथ बढ़ती हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव मुद्दों पर लड़ा और एक उसकी सीमाओं में लड़ा ताकि आप आंख मिला सको। तो वो एक नेता थी। और मुझे सोनिया गांधी जी कहती थी कि तुम जब वो सत्ता में थी, सुनिएगा, 10 साल जब हम सत्ता में थे तो सोनिया गांधी जी कहती थी कि तुम सत्ता के भाषणों से ज्यादा नेता विपक्ष में जो सुषमा स्वराज बैठी हैं उन्हें भी सुना करो, क्योंकि कल को तुम्हें भी, हमें भी कभी विपक्ष में बैठना होगा।
तो ये सोचती कि वो कहती थी और वो उनसे लड़ने जा रही है और वो उनके हाथ में हाथ डालकर बात करती थी। कितनी तस्वीरें पुरानी संसद की, पार्लियामेंट के गलियारों में सोनिया जी और सुषमा स्वराज जी की खूबसूरत तस्वीरें हैं। आज ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि राजनीति का स्तर इतना निचला गिरा दिया है कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीरें गंदी लेकर निशिकांत दुबे जैसे संसद में इजाजत दे देते हैं। आप राहुल गांधी जी विदेशी यात्राओं में जाते हैं तो आप उनको गंदा गंदा आप उनके बारे में जो है प्रचार प्रसार करते हैं। समझ में आया होगा ना अलका लांबा को। अलका लांबा की खूबसूरती पे मत जाइए, दिख बिल्कुल रही हैं नहीं। जो, बल्कि सच ये है कि इनके दिमाग पे जाइए। मैं एक वो शख्स हूं अलका लांबा के साथ बैठा हुआ जिसने 1994-95 में डीयू में अलका लांबा को देखा था। सारी दुनिया पीछे घूमती थी इनकी खूबसूरती के, लेकिन आज ये राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष होकर भारत की चला रही हैं। विपक्ष, सत्ता पक्ष, सब पीछे कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन अलका लांबा जो कह रही हैं सच कह रही हैं। ये झूठ भी बोलती हैं तो सच्चाई से बोलती हैं, तथ्य के साथ बोलती हैं, और ये कह रही हैं कि मैं झूठ बोलती नहीं, लेकिन कुल मैं मिला सच के बोलने से डरती नहीं हूँ। जिस दिन सच बोलने से डरूंगी उस दिन झूठ बोलूंगी, लेकिन मैं सच बोलने से नहीं डरती हूँ, इसीलिए आज खड़ी हूँ। खरी हैं, बुरी नहीं है, क्योंकि अलका लांबा हैं। इन्होंने 21 साल की उम्र में NSA को जीता था। शुक्रिया अलका, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। संजीव चौहान से बात करने के लिए मुझे आपने खुशी हुई समय आप दिया।